सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला कल रखेगा, क्या है इसका मतलब? तो सिनेरियो कुछ ऐसा है, मान लो कि दो पॉइंट्स हैं ए और बी, ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन है। अब मान लो कोई थर्ड पॉइंट आया जो इस लाइन के ऊपर लाई करता है, मान लो ये आ गया सी। जब सी इसके ऊपर आएगा तो वो ए बी को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो किसी ना किसी रेशियो में करेगा। मान लो ये रेशियो हो गया m1, ये हो गया m2। तो इसका मतलब ये हुआ कि AB को ज्वाइन करने वाली लाइन को C ने m1 और m2 रेशियो में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो हमको ये बताना है कि जो ये पॉइंट C है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। आया बात समझ या नहीं? तो सेक्शन फॉर्मूले का इस्तेमाल कैसी कंडीशन में लगा रहे हैं कि इफ लाइन ज्वाइनिंग 2 points A and B is intersected by a point C in M1 is to M2 ratio, यानी in M1 is to M2 ratio, then आपको क्या बताने हैं इस C के कोऑर्डिनेट। तो ये कौन करेगा काम? सेक्शन फॉर्मूला। तो यानी कि हम किस सिनेरियो में इसका इस्तेमाल करने वाले हैं, जब हम ये देखेंगे कि दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को कोई थर्ड पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है किसी रेशियो में, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। कोई डाउट इस चीज के अंदर? अब इसका यही फॉर्मूला बनाने के लिए, यानी कि रिलेशन बनाने के लिए हम क्या करें, कार्टेशियन प्लेन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, दो पॉइंट्स ले लेते हैं, इनको ज्वाइन करा लेते हैं। ये हो गया हमारा x2 y2, ये हो गया हमारे लिए x1 y1। ठीक है जी। अब एक थर्ड पॉइंट ले लेते हैं जो इस लाइन के ऊपर लाई करेगा, जो कि अल्टीमेटली इस लाइन को डिवाइड करेगा। ले लेते हैं हम C, x और y। आया बात समझ? जैसे अभी मैंने लिखा था x और y, इसको x और y लेते हैं बाय डिफॉल्ट। ठीक है, और ये जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो क्या ले लिया। आ गया बात, इतना समझ या नहीं? और इस पॉइंट को हम और अच्छा कर लेते हैं, तो C ना लेके P ले लेते हैं, जो इनसे थोड़ा अलग लगे नेमिंग के लिए। ठीक है, कोई डाउट इस चीज के अंदर? ठीक है, चलिए खैर, यहां तक बात समझ आ गई या नहीं? अब मेरे को क्या करना है, मुझे x और y के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने, तो मैं कैसे करूंगा? तो सबसे पहले तो मैं लिख लूं, मुझे दे क्या रखा है, मुझे दे रखा है AP is to BP equals M1 is to M2। तो क्या लिख लूं, AP is to BP equals M1 is to M2, या इसको मैं लिख सकता हूं AP अपॉन BP is equals to M1 अपॉन M2, इक्वेशन 1। आ गया बात समझ इतना? अब इसके बाद क्या करें, अब इसके बाद हम कुछ परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करेंगे। अब वो परपेंडिकुलर्स कैसे ड्रॉप करेंगे, पॉइंट ए से और पॉइंट बी से कहां पर आएंगे, एक्स एक्सिस पर ड्रॉप करे जाएंगे। तो ये गिराया मैंने यहां से परपेंडिकुलर एक, ये गिराया दूसरा, और एक गिराया पी से। तो ये तीन परपेंडिकुलर्स मैंने ड्रॉप करे। उसके बाद एक्स एक्सिस के पैरेलल ए से लाइन बनाओ यहां पर, और पी से लाइन बनाओ यहां पर। तो पहले तो हम क्या लिख लें, ड्रॉ एसी, कहां नाम तो लिया ही नहीं एसी पी डी और बीई। ठीक है, तो ड्रॉ एसी परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ओ एक्स भी लिख सकते हैं, ओ एक्स
PD perpendicular to OX and BE perpendicular to OX। आ गई बात समझ? कोई डाउट यहाँ पर? ठीक है। अब इसके बाद क्या करें हम? ड्रॉ AF perpendicular to PD and PG perpendicular to BE। नाम थोड़े अलग ना ले लें हम? हाँ, P के साथ में क्यों नहीं? X और Y भी ले सकते हैं, M और N भी ले सकते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं MN, थोड़ा अलग तो नाम मिले कुछ, सब अल्फाबेटिकल में हो गए ना, तो यहाँ पे ले लेते हैं हम AN परपेंडिकुलर टू PD, और यहाँ पे ले लेते हैं PN परपेंडिकुलर टू B। बाकी सब ऐसे ही रहने दीजिए। आगे बात समझ? तो यहाँ तक का पोर्शन समझ आ गया। अब इससे हमें मिला क्या? इससे हमें ये दो ट्राइंगल्स मिल रहे हैं। इन दो ट्राइंगल्स से हम क्या करेंगे? सिमिलैरिटी करेंगे। अब जब ये दो ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में आएंगी, और जब इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में आएंगी तो M1 M2, ये वाला और ये वाला आपस में क्या हो जाएंगे? रिलेट हो जाएंगे। और जो ये पोर्शन है इनको हम निकाल लेते हैं पहले। तो अगर मैं AM निकालना चाहता हूं तो वो किसके इक्वल होगा? X माइनस X1। सही बात है या नहीं? तो ये जो AM है ये किसके इक्वल होगा? X माइनस X1। TN किसके इक्वल होगा? ये माइनस ये, तो ये कितना है? X2, और ये कितना है? X, यानी कि TN X2 माइनस X। ऐसे ही इधर आ जाओ, TN किसके इक्वल होगा? ये माइनस ये कितना है? Y माइनस Y1, यानी कि क्या लिखूं मैं? TN इक्वल Y माइनस Y1। ऐसे DN किसके इक्वल आएगा? बहुत बढ़िया, Y2 माइनस Y। सही बात है या नहीं? इनको हम इक्वेशंस कंबाइंडली बोल लेते हैं, इक्वेशन 2। ठीक है, इसका आगे इस्तेमाल होगा। अब हमारा मेन मोटिव क्या है? ट्राइंगल्स को सिमिलर करना। जब ट्राइंगल्स को सिमिलर करने जाऊंगा तो एक तो ये एंगल साफ दिख रहा है 90 डिग्री, एक एंगल और चाहिए, यहां से मिलेगा। बताओ, ट्राइंगल का नाम ले लेता हूं मैं पहले तो। इन ट्राइंगल PMA, अगर PMA मैंने बोला तो दूसरे ट्राइंगल का नाम क्या होना चाहिए? देख लो भाई, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो रहनी चाहिए। AM के करस्पॉन्डिंग कौन आनी चाहिए? PM। तो अगर मैं PMA बोल रहा हूं तो ऊपर से क्या? BMP। और इसके अंदर एक चीज ऑलरेडी मुझे पता है, दैट एंगल PMA इज इक्वल टू एंगल BNP ईच 90 डिग्री। आ गया बात समझ? अब एक एंगल और चाहिए, बस एक एंगल दूर है इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करने से। दौड़ाओ दिमाग, कितनी तो अच्छी सिमिलैरिटी है, डबल ए सिमिलैरिटी। एक ही तो एंगल चाहिए हमें, बाकी के लिए तो बहुत कुछ चाहिए। नाम क्या लिख लूं मैं? एंगल PAM इक्वल्स एंगल BPM। वजह बताइए। बिकॉज परपेंडिकुलर है बीच में, ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन है सेम लाइन के, इस वजह से ये एक दूसरे के क्या हो गई? पैरेलल। ये हो गई ट्रांसवर्सल, तो ये बन गए करस्पॉन्डिंग एंगल। आ गया बात समझ? तो यानी कि कौन से एंगल्स हैं ये? करस्पॉन्डिंग। तो कैसे पकड़ा हमने इसे? कि जो AC और PD है वो सेम लाइन के परपेंडिकुलर हैं, तो वो आपस में क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। इस वजह से जो ये AP है ये इनकी ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये वाले एंगल इसके इक्वल हो गया। अब ये दो एंगल्स इक्वल, तो हम क्या बोल सकते हैं? दैट ट्राइंगल PMA इज सिमिलर टू ट्राइंगल BNP।
बाय डबल ए सिमिलैरिटी। अब ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में हो जाएगी। तो क्या लिख सकते हैं, दैट PM अपॉन BN इक्वल्स AM अपॉन PN इक्वल्स, बोल सकते हैं PV, कोई नहीं, वो तो एक ही बात है, हमें पता है। आगे क्या आ जाएगा, CPS। अब PM BN AM PN AP BP की सारी वैल्यूज ऊपर से क्या होंगी, सब्स्टिट्यूट। हमारी साइड हमें क्या मिली थी, AM अपॉन PN इक्वल्स PM अपॉन BN इक्वल्स AP अपॉन PB। अब हमने बोला कि इन साइड्स में क्या रखो, जो जो वैल्यूज इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 में हैं उन सबको सब्स्टिट्यूट करो। यहाँ पर AM की वैल्यू किसके इक्वल होगी, x माइनस x1, PN की वैल्यू, PM की वैल्यू BN, AP, ठीक है जी। अब क्या है कि ये तीन चीजें हैं जो एक दूसरे के इक्वल हैं। अब इसमें से M1 M2 को एक बार y माइनस y1 के साथ रखो, M1 M2 को एक बार x माइनस x1 के साथ रखो। आ गया बात समझ। तो यहाँ से हम दो रास्ते करेंगे। एक बार तो हम क्या लिख लें, M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x, और दूसरी बार क्या लिख लें, ठीक है जी, y2 माइनस y। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और हमारा टारगेट क्या है कि हमें एक साइड पे केवल x मिलना चाहिए, बाकी सब एक साइड। अभी देखो x ऊपर x नीचे, हमें निकालना ही क्या था, यही तो निकालना है x और y, इसी का तो फॉर्मूला बनाना है। तो एक तरफ क्या आ जाना चाहिए x, बाकी सब एक तरफ, ऐसी एक तरफ y, बाकी सब एक तरफ। तो उसके लिए सबसे पहले इसे क्या कराएं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, m1 x2 माइनस m1 x इक्वल m2 x माइनस m2 x1। अब जो x वाली टर्म्स है वो उठा के एक तरफ, बाकी सब एक तरफ, क्योंकि जो x वाली है उसमें से x कॉमन लेंगे तभी तो x बचेगा एक तरफ। तो यानी कि हम क्या कर लें, इस m1 को उठा के इधर ले जा रहे हैं, लिख इधर रहे हैं। तो यानी कि हम क्या लिख रहे हैं, m1x प्लस m2x। m1x को उधर उठा के ले गया, लेकिन लिखा किधर, इधर ही, इक्वल्स टू m1x2 ऐसी रखा है, और इसको उठा के इधर लिया x1 वाले को, तो वो क्या हो गया, प्लस m2x1। अब यहां से क्या कॉमन आ रहा है, x बचा क्या, इक्वल m1x2 प्लस m2x1। तो x इक्वल्स क्या हो गया, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये फॉर्मूला बनकर आ गया हमारा किसका, इस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट का। सिमिलर वे में हम किसका निकालेंगे, y का। तो हम क्या लिखें, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं, साइड चेंज कराएं, तो क्या लिखें, y वाला एक तरफ, m1y नेगेटिव था, मेरे को इसे प्लस का बनाना था, तो मैं इसलिए इसे इधर ले गया। m2y के साथ रखना था, दोनों को एक साथ रख के इधर लिख दिया, ठीक है। बाकी इक्वल्स टू ये ऐसे ही रह गया, और वो इधर उठकर आया तो क्या हो गया, आ गया बात समझ। क्या कॉमन आएगा, क्या बचा, इधर क्या चल रहा है, y इक्वल्स क्या हो गया, तो ये किसका आ गया फॉर्मूला निकल के, y कोऑर्डिनेट फाइंड करने का। तो अल्टीमेटली हम क्या कह सकते हैं कि जो पॉइंट P है उसके लिए x कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा, m1 y2 प्लस m2 y1
अपॉन m1 प्लस m2। यही हमारा क्या है, सेक्शन फॉर्मूला है। आया बात समझ? ये रहा x कोऑर्डिनेट का और ये रहा y कोऑर्डिनेट का। कौन से पॉइंट का? जो किसी गिवन दो पॉइंट के बीच की ज्वाइन करने वाली लाइन को क्या कर रहा हो, इंटरसेक्ट कर। आ गया समझ या नहीं? और जो ये यहाँ पर पॉइंट डिवाइड कर रहा है इस लाइन को, इसको बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। क्या बोलते हैं? इंटरनल डिवीजन। जो हम यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं वो इंटरनल डिवीजन पढ़ रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला के अंदर। ठीक है, तो इंटरनल डिवीजन वही है जो आप अपनी आंखों के सामने उधर फिगर में देख रहे हो। पॉइंट P m1:m2 में जैसे डिवाइड कर रहा है उसी को हम बोलते हैं इंटरनली डिवाइड कर लाइन को। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, इसी फॉर्मूले की, जो कि क्या था, m1x2। मान लेते हैं कि कोई मेरा पॉइंट है दो A और B, जिसको ज्वाइन करने वाली लाइन को जो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है लेट से C, वो जिस रेशियो में कर रहा है वो है मेरा m1 और m2। और मान लेता हूं कि जो ये रेशियो है m1:m2 वो किसके इक्वल है, k:1 के। तो अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब m1/m2 किसके इक्वल हो गया, k/1 के। तो हम ये कह सकते हैं कि m1 k के इक्वल हो गया और m2 1 के इक्वल हो गया। तो कहने का मतलब इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इन दो पॉइंट की लाइन को इंटरसेक्ट करने वाला ये पॉइंट किस रेशियो में इंटरसेक्ट कर रहा है, k:1। आगे बात समझ या नहीं? तो मैं m1 m2 ना बोलकर सीधा क्या बोल दूं कि ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, k:1 में। जिसका मतलब क्या हो गया, m1:m2 इज इक्वल टू k:1, जिसको सीधा मैं क्या लिख सकता हूं कि m1 का मतलब k है और m2 का मतलब, आया बात समझ या नहीं? अब जब ऐसा होगा तो यही जो ऊपर सेक्शन फॉर्मूला है इसका जब मैं इस्तेमाल करूंगा और m1 और m2 की वैल्यूज रखूंगा तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला। तो ये पहला केस होता है सेक्शन फॉर्मूले का स्पेशल केस, यानी कि मॉडिफाइड फॉर्म। और इसका इस्तेमाल हम बहुत ज्यादा करते हैं k:1 के रेशियो पर। कब करते हैं आगे आने वाले क्वेश्चन में दिखेगा, लेकिन बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट वाले केस पर। मान लेते हैं कि जो मेरा ये पॉइंट है ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को इंटरसेक्ट करने वाला पॉइंट सी, वो इसका मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, ए बी का। तो ऐसे केस में जो लाइन डिवाइड होगी वो किस रेशियो में डिवाइड होगी, 1:1, क्योंकि इक्वल हो गई। तो इसका मतलब m1 = 1, m2 = 1, या कह लूं m1:m2 इज इक्वल टू 1:1। तो ऐसे केस में इस सेक्शन फॉर्मूले में जब मैं वैल्यू रखूंगा तो x कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, 1 + 1 लिख दूं, कॉमा, और आगे नेक्स्ट लाइन में क्या कर दूं, x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो ये कब, केस 2 में, जब जो पॉइंट है वो क्या हो, मिड पॉइंट हो। जो पॉइंट इंटरसेक्ट करने वाला है वो क्या है, मिड पॉइंट। तो उस केस में जो m1:m2 होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1:1 के। और यहाँ पर हमने m1:m2 किसके इक्वल ले लिया, k:1 के। आगे बात समझ? तो ये दो रेशियो केसेस हैं जिसमें से सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज ये आती है। ये तो बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला है, इसका हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और ये वाला जो केस है ये इस्तेमाल होता है जब मिड पॉइंट होता है, तो उसे बस पकड़ने की देर है। जैसे आपको डिस्टेंस फॉर्मूले में ओरिजिन वाला केस बताया था, उसी तरीके से सेक्शन फॉर्मूले का मिड पॉइंट है। अगर आपने देख लिया तो आपके लिए काम आसान हो गया, नहीं देखा तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके करो, फिर काम बड़ा हो गया। आगे बात समझ? ठीक है, अब आ जाते हैं हम एग्जाम्पल्स पर। आइएगा,
एग्जाम्पल नंबर 6, पेज नंबर 164, बोलेगा। तो पॉइंट्स है मेरे पास, मान लो 4, -3, 8, 5। ठीक है, तो दोबारा बोलिएगा। अब देखो 3:1 का मतलब क्या हो गया भैया, पहला वाला पार्ट 3 है, दूसरा वाला 1 है, तो इसलिए मैंने पॉइंट यहाँ बनाया क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करते हुए। तो ये 3 हो गया, ये 1। तो ये फिगर बना दी। अब आगे बढ़ेंगे, क्या लिखेंगे, दैट A 4, -3, B 8, 5, P X, Y और M1 to M2 इक्वल 3:1। तो M1 क्या हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, इतना काफी है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, ये बाय डिफॉल्ट X1, Y1 और ये क्या हो जाएगा X2, Y2। अब 3:1 का रेशियो ऑलरेडी दे रखा है, तो हमें कुछ करना ही नहीं है, ना कुछ सोचना है, हमें सीधा क्या निकालना है, एक्स और वाई, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पूछा था, तो सीधा क्या लिखें, एक्स इक्वल्स तो x की वैल्यू क्या आ गई 7। ऐसे निकाल लेते हैं y। इस फॉर्मूले के अंदर क्या है कि सबसे पहले m1 को पकड़ लो, उसका पूरा फॉर्मूला अपने आप बनेगा। जब m1 होगा तो y2 होना पड़ेगा, y1 नहीं हो सकता। जब m1 y2 आ गया तो नेक्स्ट में m2 आएगा, उसके साथ y1 है, और नीचे आना है m1 + m। ऑर्डर चेंज मत करो, तो फॉर्मूला अपने आप पकड़ में आएगा, हमेशा याद रखने की जरूरत नहीं। आया समझ? आगे बढ़े। तो y क्या आ गया 3, यानी कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं p के वो क्या हो गए, ठीक है। और एंड में क्लोजिंग स्टेटमेंट आ जाएगी, एज पर द क्वेश्चन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट 4, -3 एंड 8, -5 इन द रेशियो 3:1 इज 7, 3। आगे बात समझ, क्योंकि ये A B P इन्होंने नहीं दिए थे, मैंने खुद बनाया। करिए।